अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद खान और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्रीटॉक्स में। जैसा कि थंबनेल को देख के आप लोगों को मालूम हो चुका है कि जो हमारी आज की वीडियो है वो एनपीके से मुतालिक है कि एनपीके क्या है और ये क्यों इतने ज़रूरी हैं और क्यों ये हर किसान की अहम और लाजमी ज़रूरत बन चुके हैं। इसके अलावा अगर आप इनको एनपीके को क्या खुद तैयार कर सकते हैं, अगर आप तैयार करेंगे तो इनकी कॉस्ट क्या आएगी, इनकी क्वांटिटी क्या होगी और इनकी क्वालिटी क्या होगी, यानी कि इनकी लागत, इनकी मिकदार और इसकी क्वालिटी वो कैसी होगी। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले बात यह है कि एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के मजमूए को कहा जाता है। जब हम ये तीनों चीजें किसी भी फसल को इकट्ठी देते हैं तो इस मजमूए को एनपीके कहा जाता है। एक पौधे को अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए तकरीबन 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इनमें से 3 तो वो फिजा और पानी से यानी कि हवा और पानी के जरिए हासिल कर लेता है, जिसमें कि नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन शामिल हैं। इसके अलावा बाकी के 14 न्यूट्रिएंट्स वो जमीन के जरिए हासिल करता है। इन 14 न्यूट्रिएंट्स में से उसको 6 न्यूट्रिएंट्स वाफिर मिकदार में यानी कि बड़े मिकदार में चाहिए होते हैं, जिनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या अज़ाए कबीरा भी कहते हैं। अज़ाए कबीरा को बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी हिस्से के अंदर पहले आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश यानी कि एनपीके, और उसके बाद आते हैं सेकेंडरी। इसमें आते हैं आपके मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। इसके बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि जिंक, बोरान, मोबाइलियम, कॉपर, निकल और इसके जो है दूसरे दूसरे भी इतने अज्जा हैं वो सारे इसके आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर यानी कि अज़ाए सगीरा के अंदर। अब तो इसको मैं समझाने के लिए छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे इबादत 3 तरह की होती हैं। पहली जो इबादत होती हैं वो होती हैं फर्ज, यानी कि वो मस्ट कंपल्सरी है कि आपने अदा करनी ही करनी है। इसके अलावा कोई शख्स अच्छा मुसलमान या अच्छा मोमिन नहीं हो सकता। इसके बाद आती हैं सुन्नत नवाफिल। सुन्नत नवाफिल कंपल्सरी भी होती हैं, उनको लाजमी अदा करना होता है, वो आपकी फर्ज को मुस्तहकम बनाती हैं। इसके बाद आती हैं नफली इबादत। नफली इबादत अगर आप करते हैं तो आपकी दूसरी इबादत को 4 चांद लग जाते हैं, यानी कि सुन्नत और फर्ज को 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन अगर आप अदा नहीं करते तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, यानी कि आपके ऊपर गुनाह नहीं होता। यही सिस्टम और यही रूल न्यूट्रिएंट्स के ऊपर भी लागू होता है, यानी कि वो उन अनासिर पे भी लागू होते हैं जो एक पौधे को दरकार होते हैं। इसमें पहले होते हैं, आप समझ लें कि फर्ज अनासिर यानी कि एनपीके, ये फर्ज खाद के तौर पे काम आते हैं। फिर है मोस्ट कंपल्सरी जो कि है सुन्नत के अंदर आते हैं, जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। इसके बाद आते हैं बाकी इतने भी हैं वो नफली हैं, यानी कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर आप अदा करेंगे तो आपकी फसल भरपूर पैदावार देगी, अच्छी पैदावार देगी, अगर नहीं देंगे तो खास फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो शुरू करते हैं अपनी एनपीके से। तो एनपीके में सबसे जो मेन न्यूट्रिएंट है, पहला न्यूट्रिएंट है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो किसी भी पौधे के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। ये पौधे में मौजूद क्लोरोफिल का अहम हिस्सा होता है। अगर ये पौधे के अंदर अब या आपकी जमीन के लिए फिजा के अंदर 18 ppm से लेकर 40 ppm तक हो तो अक्सर फसलों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर समझा जाता है। इसकी खैर मौजूदगी होने में या इसका पूरा ना होने की सूरत के अंदर ये पौधे के ऊपर बड़े बुरे असर डालता है। यानी कि अगर ये पौधे में सही मिकदार में पूरा नहीं होगा तो इसकी कमी की सूरत में पौधे के पत्ते पीले होना शुरू हो जाएंगे और पीले रंग के धब्बे जो होंगे वो आपके बाहर की तरफ से जो दरमियान में रग है उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे, जिसकी सूरत के अंदर पौधे के पत्ते पीले रह जाएंगे और पौधा आपका मरना शुरू हो जाएगा। पौधे का कद भी छोटा रह जाएगा और पौधे का फल भी छोटा होगा और पौधे का छिलका और आपके फल का छिलका जो होता है वो पीले रंग का रह जाएगा, जिसकी वजह से आपको अच्छी पैदावार हासिल नहीं होगी। अगर ये आपके प्लांट के लिए 25 से 40 ppm तक दरकार हो और यानी कि आपको अवेलेबल है प्लांट को, तो ये बहुत अच्छा होता है। इसके वही सूरत में ये क्लोरोफिल का अहम हिस्सा है जिसका काम पौधे को हरा भरा रखना होता है और इससे पौधे के खुराक और फोटोसिंथेसिस बनाने का अमल बहुत तेजी से बढ़ता है। पौधा अपनी खुराक खुद बनाने काबिल हो जाता है। इसके अलावा ये पौधे के कद को भी बढ़ाता है और उसके उगाव को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाता है। यानी कि अगर इसकी कमी की सूरत में पौधे के ऊपर बड़े बुरे असरात मुरतब होते हैं, उगाव भी कम होता है। इसके अलावा ये पौधे को दूसरी बीमारियों से भी बचाता है। अभी हम बात करेंगे कि फास्फोरस की, कि फास्फोरस क्यों इतनी जरूरी है और फास्फोरस क्या है। नाइट्रोजन के बाद सबसे अहम न्यूट्रिएंट फास्फोरस ही होता है। इसका काम पौधे की जड़ों को मजबूती से बढ़ाना और सबसे बड़ी बात पौधे को मजबूती फराहम करना होता है। ये पौधे के तने को मजबूत और बढ़ाता भी है और मोटा भी करता है, जिससे कि फसल आपकी गिरने से बचती है और पौधे की जड़ें जमीन में गहरी लेके जाता है, जो कि फसल को तेज हवा और बारिश में गिरने से बचाता है। इसके अलावा पौधों की जड़ें बढ़ने से आपकी फसल जो होती है वो पानी इंटेक और खुराक इंटेक ज्यादा करती है। ये कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाने में मदद करता है।
अगर आपकी जमीन में ये 18 से लेकर 21 ppm तक हो तो इसको सफिशिएंट समझा जाता है। ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो जमीन में हरकत नहीं करता, लेकिन ये पौधे में हरकत करता है। जब ये नीचे से ऊपर की तरफ हरकत करता है तो इसकी कमी नीचे वाले पत्तों पे देखने में आती है, जिसकी सूरत में पौधों के पत्तों के ऊपर हल्का जामनी या नीले रंग के निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम फास्फोरस डेफिशिएंसी भी कहते हैं। दोस्तों इसका काम पौधे को कुव्वत मुदाफियत भी देना होता है। ये फोटोसिंथेसिस के अमल को बहुत तेजी से बढ़ाता है। इसके अलावा इसकी कमी की सूरत में पौधों की अफजाइश और नशोनुमा रुक जाती है, कलियां और पत्ते गिरने लगते हैं, हल्का छिलका खुरदुरा और छिल्दी अंदर से खोखला हो जाता है। इसलिए इसकी मौजूदगी की वजह से जड़ों की बढ़ोतरी तेज और ज्यादा होती है। पौधा गिरने से महफूज रहता है और पौधे की जड़ें गहरी हो जाती हैं। पौधा ज्यादा पानी जज्ब करने की सलाहियत रखता है और फास्फोरस के का जो काम है वो फसल में मौजूद फोटोसिंथेसिस के अमल को तेज कराने में अहम किरदार अदा करता है। ये पौधा नामुनासिब हालात में भी पौधे को कुव्वत मुदाफियत फराहम करता है और उसको सर्वाइव करने की ताकत देता है, यानी कि उसको जिंदगी बढ़ाने की ताकत देता है। इसके बाद बात आती है पोटाश की। पोटाश एक ऐसा अहम न्यूट्रिएंट है जिसको हमारे यहाँ पर अक्सर जो हमारे किसान भाई हैं नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे यहाँ पे अक्सर लोग अपनी फसल को नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऊपर ही पालते हैं, जो कि सरासर गलत है। फास्फोरस और नाइट्रोजन के बाद तीसरा अहम न्यूट्रिएंट पोटाश को समझा जाता है। ये 70 किस्म के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, पौधे को सर्दी और गर्मी से बचने की सलाहियत पैदा करता है, यानी कि सर्दी और गर्मी पौधे को बचाता है। इसको वक्त बिजाई देना चाहिए और उसके बाद जब पौधा अपनी लाइफ आधी मुकम्मल कर चुका हो तो फिर उसको देना चाहिए, यानी कि गोब के हाथ में दोबारा दे दें। हमारे यहाँ समझा जाता है कि इसको सिर्फ गोब के हाथ में दिया जाता है, जबकि सजा गलत है। इसको शुरू से ही दे देना चाहिए और उसके बाद आधी खुराक इसकी गोब के हाथ की कमी की सूरत में पत्तों के जो नोके और किनारे होते हैं वो पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं और इसकी कमी की सूरत में फलों की मिठास भी कम हो जाती है और सबसे बढ़कर ये फलों का साइज छोटा रहता है, जिससे कि एक किसान की बहुत ज्यादा मुतासिर होती है फसल। सबसे बढ़कर ये कि अगर आपकी जमीन के अंदर पोटाश, क्योंकि ये एक नॉन मोबाइल न्यूट्रिएंट है, ये जमीन में हरकत पजीर नहीं होता। अगर आपकी जमीन के अंदर पोटाश 160 ppm से अबव है, 160 ppm से लेकर 180 ppm तक है, तो आपकी जमीन बहुत अच्छी समझी जाती है। दोस्तों ये तो तरीकाकार हमने आपको बताया है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की इतनी अहमियत क्यों है, यानी एनपीके इतना अहम क्यों है। अब हम बताएंगे आपको कि आप एनपीके खुद तैयार कर सकते हैं, तो जनाब जवाब है बिल्कुल जी हाँ। तो इसका तरीकाकार क्या होंगे? एनपीके तैयार करने के मुख्तलिफ तरीकाकार होते हैं। इसमें पहला तरीकाकार तो होता है ऑर्गेनिक और दूसरा है नॉन ऑर्गेनिक। अगर आप ऑर्गेनिक तरीकेकार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके मुख्तलिफ तरीकेकार मजीद आगे आ जाते हैं कि अगर आप ऑर्गेनिक बनाना चाहते हैं तो उसका तरीकेकार बड़ा सिंपल है। इसके लिए आपको एक 200 लीटर वाले पानी ड्रम की जरूरत होगी फी एकड़ के लिए। उसमें आप 10 से 15 किलो गोबर डाल दें और साथ में 2 से 4 किलो आप उसमें गुड़ डाल दें और कहीं से लकड़ियों की राख मिल जाए तो वो डाल दें और आधा किलो बेसन, जो मार्केट में मिलने वाला आम बेसन होता है, घर में मिलता है, अगर खराब मिले तो बहुत अच्छी बात है, वो डाल दें। उसके उसको 5-7 दिन के लिए छोड़ दें और उसमें डेली थोड़ा थोड़ा डंडा वगैरह हिला के उसको मिक्स करके छोड़ दें और आपको 7 दिन के बाद एक बेहतरीन किस्म की एक एनपीके आपकी फर्टिलाइजर तैयार है। उसको आप पानी के साथ फ्लड करवा दें। था जो मैं बताया था आपको एनपीके आप बनाते हैं ऑर्गेनिक कैसे। तो दोस्तों अपनी जमीनों में चाहे आप कोई भी खाद इस्तेमाल करें, लेकिन ऑर्गेनिक जरूर इस्तेमाल किया करें, ये आपकी जमीन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाती हैं। और इसके अलावा ये सिर्फ एनपीके जो ऑर्गेनिक बनती है ये आम एनपीके नहीं बनती, इसमें दूसरे भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये बहुत जबरदस्त खाद होती है। इसको लाजमी जमीन को दिया करें और बहुत चीप अमाउंट में बनने वाली है। इसके बाद बात करते हैं सिंथेटिक, यानी कि कीमिक आपने एनपीके कैसे बनाना है। कीपीआई एनपीके बनाने के मुख्तलिफ तरीकाकार होते हैं। अगर आप उसको बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं एनपीके तो आप 20-20 बनाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार यह है कि आप सबसे पहले आपको 3 चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो आपको एक चाहिए होगी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 90% वाला, दूसरा आपको चाहिए है इसमें फास्फोरिक एसिड 85% वाला, और तीसरा जो आपको सबसे अहम चीज आपको चाहिए यूरिया नाइट्रोजन 46% वाला ही होता है। तो ये आपको बनेगा 20-20। अब आप इसको बनाना कैसे है, आपको 1 लीटर पानी और एक प्लास्टिक का गैलन लेने, उस एक प्लास्टिक के गैलन या बर्तन के अंदर 1 लीटर पानी डाल दें और उसको बर्तन में पानी डालने के बाद आप इसके अंदर डालेंगे 285 ग्राम फास्फोरिक एसिड 85% वाला, 285 ग्राम फास्फोरिक एसिड 85% जो आप होता है आपने वो इसमें डाल देना है, वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालना है आपने। इसके बाद दोस्तों हमें याद रखना है कि आपने पानी में तेजाब डालना है, तेजाब में पानी नहीं डालना, वरना रिएक्शन बहुत खतरनाक होता है इसका। और दूसरी बात, फिर इसके जब ये आपका पानी ठंडा हो जाए तो आपने इसके बाद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 90% वाला आपने 222 ग्राम लेना है। ये 222 ग्राम आप इसके अंदर आहिस्ते से डाल के इसको हल करना शुरू कर दें। ये एक थोड़ा सा क्योंकि खतरनाक अमल होता है तो आपको लकड़ी का ही आपने इसको मिक्स करने के लिए आपने लकड़ी का या प्लास्टिक का डंडा लेना है। आपने इसको मिक्स करने के लिए भूल के भी कोई लोहे की या धात वाली चीज इस्तेमाल नहीं करनी, और ये बहुत फास्ट और गर्म रिएक्शन होता है तो उसको बेहतर है कि किसी
जो प्लास्टिक का गैलन वगैरह जिसमें आप तैयार कर रहे हैं उसको पानी में रख दें या खाले के अंदर रख के बनाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है इसके अंदर, उसमें प्लास्टिक के गैलन के जल जाने के इम्कान बढ़ जाते हैं। इसके बाद जब दोस्तों ये अमल ठंडा हो जाए, ये मुकम्मल हो जाए, रिएक्शन ठंडा होने के बाद, मुकम्मल होने के बाद जब ये आपका तैयार करदा महलूल ठंडा हो जाए, इसमें आप 434 ग्राम यूरिया डाल दें। 434 ग्राम यूरिया डालने के बाद इसको मिक्स करके 24 घंटे के लिए अलग छोड़ दें, और छोड़ने के बाद 24 घंटे के बाद आप इसको 100 से 120 लीटर पानी में मिला के अपनी फसल में स्प्रे कर दें। अब ये तरीका था स्प्रे करना। अगर आप इसको चाहते हैं फ्लड करना, ये फ्लड के लिए, तो आप यही क्वांटिटी 10 लीटर के लिए बनाएं, यानी कि इसको 10 गुना बढ़ा दें और पानी 1 लीटर से 10 लीटर कर दें। उसके बाद इसको 10 लीटर को किसी 200 लीटर वाले पानी के ड्रम में डालकर, जब ये मिक्सर तैयार हो जाए आपका 10 लीटर, तो उसको आप 200 लीटर वाले पानी के ड्रम में डालकर इसको फ्लड करवा दें। इजिली फ्लड हो जाएगा और आपकी जमीन को 20-20 यानी कि आपका पूरा एक फर्टिलाइजर मिल जाएगी। अब चलते हैं तरीकाकार नंबर 2 के ऊपर, जो मार्केट में मिलने वाला एनपीके है। अब उसकी बात करते हैं। जो मार्केट में मिलने वाला एनपीके है उसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको फिर 3 चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो नाइट्रोजन सोर्स के लिए आपको जरूरत होगी नाइट्रोजन के लिए यूरिया की 46% वाले की। दूसरा आपको चाहिए MAP, मोनो अमोनियम फास्फेट। ये 61% इसके अंदर फास्फोरस होती है और 12% इसमें अमोनिया या अमोनिया के तौर पे नाइट्रोजन सोर्स होता है। इसके बाद बारी आती है SOP की, सल्फेट ऑफ पोटाश की। जी हाँ, अब आपने ये तीनों चीजें अपने पास इकट्ठी कर लेनी है। ये ग्रेनुलर तरीकाकार बता रहा हूँ जिसमें आप छटा दे सकते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले तो करना यह है कि इसके अंदर से आपने 24 किलो नाइट्रोजन और 24 किलो आपने MAP आपने दोनों लेनी है। इन दोनों को आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने 28.5 किलो SOP डालनी है, यानी कि आपने 23 से 24 किलो आपने इसमें यूरिया डाल दी 46% वाली, और उसके बाद आपने इसके अंदर जो है 24 किलो MAP डाल दी 61% फास्फोरस और 12% यूरिया वाली, और आपने ऐड करनी है 28.5 किलो SOP, सल्फेट ऑफ पोटाश। इन चीजों को मिक्स करके आप चाहे तो उसको ग्राइंड कर लें, पीस लें, या इसको मिक्स करके पानी में फ्लड करके इसको आप 2 स्प्रिट के अंदर आप जमीन में फ्लड कर सकते हैं। ये आपको 20-20 पर ही रिजल्ट देगी और बहुत बेहतरीन होगी। मार्केट में मिलने वाले जितने भी ये आपको मिलने वाली चीजें हैं वो बिल्कुल यही होती हैं और यही चीज बनाते हैं। बस फर्क से होता है ये है कि उसको कलर चेंज करने के लिए उसमें ब्लू कलर ऐड कर दिया जाता है और आपको पैक कर दिया जाता है, तो किसान समझता है शायद कोई नई किस्म की चीज है। नहीं, वो यही होती है, इसको मार्केट में दिया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आपने इसको फ्लड की, अब आपने स्प्रे कैसे करना है। अब इन तीन चीजों को ग्राइंड करने के बाद इसमें से 1 किलो निकाल के उसको आप फोलियर स्प्रे में भी दे सकते हैं। तो फोलियर स्प्रे में इसलिए कह रहा हूँ, किसी भी पौधे को खाद देने के 2 तरीकेकार होते हैं। पहला तरीकाकार होता है जड़ों के जरिए और दूसरा तरीकाकार होता है ऊपर फोलियर स्प्रे में। अब लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर जो ज्यादा तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है C4 से जड़ों के जरिए खुराक देने का, जबकि तहकीकात से बात सामने आई है कि जो जड़ों के जरिए खुराक दी जाती है वो 6 से 7 दिन के बाद मिलना शुरू होती है, और अक्सर सूरतों में 15 दिन के बाद भी मिलती है, पौधे को जाके मिलना शुरू होती है। जबकि आपकी फोलियर की गई स्प्रे 24 से 36 घंटे मिलना शुरू हो जाती है और उसमें खुराक की बचत भी होती है। जड़ों से दी गई खुराक के अंदर हमारे तरीकाकार ये होता है कि छट्टा कर दिया, घेरा कर दिया, फ्लड कर दिया, जिनमें से बड़ी मिकदार जो होती है जमीन के अंदर वो जड़ फिक्स हो जाती है और पौधे को नहीं मिल पाती, जबकि फोलियर के अंदर 90% इजिली अवेलेबल हो जाती है, पौधे को ज्यादा मिलती है और उसमें खर्चा भी कम आता है। अब इसको ना करने की 2 वजूहात यही है कि एक तो हमारे यहाँ पे इनके रेट बहुत ज्यादा हैं, फोलियर्स के ऊपर जो एनपीके मिलते हैं उनके रेट बहुत ज्यादा होते हैं, और दूसरी वजह यह है कि किसान इनको करना नहीं चाहता क्योंकि उसको पता नहीं है कि जो चीज वो मार्केट से लेकर आ रहा है इसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो इसका यही है कि आप खुद तैयार करें, उसको जमीन पे खुद इसको अप्लाई करें। आज जब आप खाद को जमीन नीचे से और पत्तों और ऊपर दोनों तरफ से देंगे तो जाहिर बात है आपकी यील्ड बहुत ज्यादा। नंबर 3 ये है कि आप इसके लिए लेंगे 1.5 किलो यूरिया। 1.5 किलो यूरिया के बाद लेंगे आप 1 किलो MAP, मोनो अमोनियम फास्फेट, और आप 1 किलो लेंगे SOP। इन तीनों चीजों को आप मिला लेंगे। लेकिन अगर आपका MAP अवेलेबल नहीं है और आपके पास DAP अवेलेबल है तो उसका तरीका ये है कि आप 1 लीटर पानी के अंदर पहले DAP डाल दें 1 किलो, उसमें 10 चम्मच तेजाब सल्फ्यूरिक एसिड वो मिला के अलग, इनको आप लकड़ी की डंडे की तरह से हिला के इसको हल कर लें। उसके अंदर होगा ये कि आपकी DAP फौरी हल हो जाएगी और आपको थोड़ी देर के अंदर तो सारा उसका महलूल मिल जाएगा। और उसके बाद आप एक अलग कैन के अंदर, एक अलग गैलन के अंदर आप जो दूसरी चीजें आपने बनाई हैं, यानी कि 1 किलो यूरिया है और 1 किलो SOP है, सॉरी 1.5 किलो यूरिया है और 1 किलो SOP है, इन दोनों को आप मिला के वो बाहर से DAP वाला पानी इसमें ऐड कर दें। इनको ऐड करने के बाद एक दफा आप इस पानी की pH चेक कर लें। अगर पानी की pH 4.5 हो या 4.5 से 5 हो
تو اس کو پانی کو 100 لیٹر سے 120 لیٹر پہ لے جائیں، اس کے بعد اس کو فولیٹ اسپرے کر دیں۔ 120 لیٹر پہ لے جانے کے بعد آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی پی ایچ بڑھ جائے گی، کیونکہ 4.5 پہ یا 4 پہ پودوں کو جلنے خطرہ ہوتا ہے، جبکہ 5.5 پہ اور 6 پہ ایسا کی پی ایچ پہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ بے فکر اسپرے کر دیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو یہ طریقہ کار تھے، ہم نے جو آپ کو بتایا 3 طریقہ کار جو موسٹ نون ہیں اور بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ طریقہ جو بڑی بڑی کمپنی ہیں وہ یوز کرتی ہیں۔ اور اگر آپ سے پوچھیں کوالٹی کیا ہوگی، ان کی کوالٹی بیسٹ ہوگی، کیونکہ یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کے تیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ چیز تیار کر رہے ہیں وہ آپ ہی نے بنائی ہے، اور اس کی کوالٹی آپ کے کنٹرول میں ہے، اور اس کی کاسٹ بہت کم ہوگی۔ یہ آپ کو انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے تو آپ خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ جو طریقہ اب تک میں نے آپ کو بتائے تھے یہ تھے این پی کے بنانے کے۔ اس کے علاوہ سے ہٹ کر میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو اور بتاتا ہوں۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم پودوں کا ریڈ بل کہتے ہیں، یعنی کہ پودوں کی دنیا کا انرجی ڈرنک۔ جی ہاں، آپ اس کو خود بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اس کا تیار کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلے جو چیز آپ کو چاہیے وہ ہے 85% والا فاسفورک ایسڈ۔ جی ہاں، 85% والا فاسفورک ایسڈ، صرف 250 گرام، 250 گرام۔ اس کے بعد آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہوگی ½ kg یوریا، اور اس کے علاوہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ ہوگی ½ kg، ان کے 500 گرام ہی میگنیشیم سلفیٹ۔ یہ تینوں چیزیں بہت سستی اور چیپ ریٹ میں مل جاتی ہیں، یا وہ کسی کیمیکل شاپ سے مل جائیں گی۔ آپ نے یہ تینوں چیزیں لے کر ان تینوں چیزوں کو ایک پلاسٹک کے برتن میں لکڑی مدد سے حل کر دینا ہے۔ یعنی کہ پہلے آپ 1 سے 2 لیٹر پانی ڈالیں پلاسٹک کے برتن میں، اس کے بعد میں تھوڑی مقدار میں فاسفورک ایسڈ 250 گرام مکس کر دیں۔ 250 گرام فاسفورک ایسڈ مکس کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر 500 گرام میگنیشیم سلفیٹ ایڈ کر دینا ہے، اور میگنیشیم سلفیٹ ایڈ کرنے کے بعد میں آپ نے ½ kg یوریا ایڈ کر کے اس کو حل کر کے، جب وہ مکمل طور پہ حل ہو جائیں تینوں چیزیں، اس کے بعد آپ نے اس کو آدھے گھنٹے اپنا 1 دن کے لیے 1.5 دن کے لیے چھوڑ دینا ہے، تاکہ اس میں جو ریئیکشن ہونا ہو گیا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو 100 لیٹر پانی میں ڈال کر آپ نے اس کو زمین کے اوپر سپرے کروانا ہے، اپنی فصل پہ سپرے کروانا ہے۔ جب آپ اس کو زمین پہ فصل پہ سپرے کروائیں گے تو اس سے پہلے بلکہ ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، نوٹ کر لیں کہ اس کو 100 لیٹر پانی میں ملانے کے بعد ایک دفعہ اس کی پی ایچ لازمی چیک کر لیں۔ اگر پی ایچ کے 4.5 یا 4 کے قریب ہو تو اس کو آپ پانی بڑھا کے اس کی پی ایچ بھی بڑھا دیں، کیونکہ اکثر دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ یار ہم نے این پی کے سپرے کیا، ہماری فصل جل گئی۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی پی ایچ بہت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی این پی کے بنائیں یا مارکیٹ سے بھی لے کر آئیں تو اس کو ایک دفعہ سپرے کرنے سے پہلے اس کی پی ایچ لازمی چیک کر لیا کریں۔ پی ایچ چیک کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو ہم نے کتنے پانی میں ملا کے ہم نے اس کو سپرے کروانا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اس کو سپرے کرواتے ہیں 100 لیٹر پانی میں، اس کی پی ایچ ہوگی 4 یا 4.5، تو ظاہری بات ہے وہ آپ کی فصل جلا دے گی۔ لیکن آپ نے اکثر دیکھیں گے جب بھی آپ این پی کے بازار سے لے کر آئیں گے اس میں پیچھے لکھا ہوگا کہ اس کو 100 سے 120 لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کریں۔ وہ 100 سے 120 لیٹر پانی اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ اس کی اگر پی ایچ زیادہ ہو تو آپ اس میں 120 لیٹر پانی کر دیں، اس میں 20 لیٹر پانی اور ڈال دیں تاکہ اس کی پی ایچ بڑھ جائے۔ اس سے آپ کی فصل کو نقصان نہیں ہوگا، وہ فائدہ ہی ہوگا۔ تو اگر آپ بات کریں کہ اس کو ہم نے فلڈ کرنا چاہتے ہیں زمین میں، تو اس کو ہم فلڈ کرنے کے لیے کیسے انرجی ڈرنک بنائیں گے؟ آزمائش شرط ہے، اس کو آپ آزما کے دیکھ لیں۔ آپ نے جو فاسفورک ایسڈ پہلے بنایا ہے 15% والا، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا فاسفورک ایسڈ بنانے کا، اگر آپ وہ والا فاسفورک ایسڈ کا 1 کین اور ساتھ میں 25 کلو میگنیشیم سلفیٹ، اور ساتھ میں آپ اس میں 15 سے 16 کلو یوریا، 46% والی جو یوریا مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے، اگر وہ ملا کے یہ تینوں چیزیں ایک 200 لیٹر والے پانی کے ڈرم میں ملا کے اس کو فلڈ کریں تو یہ پودوں کا بہت زبردست ٹونک، بلکہ میں کہوں گا کہ پودوں کا ریڈ بل اور انرجی ڈرنک بن جاتا ہے۔ اور ہم نے جہاں جہاں پہ یہ فارمولا اپلائی کروایا، آپ یقین کریں کہ وہ لوگ حیران تھے، ان کی فصل بہت زبردست ہوئی ہے۔ میں انشاءاللہ جلدی آپ کو اپنی ویڈیوز میں دکھاؤں گا کہ میں نے یہ اپنے خود چاول کے اوپر اپلائی کروایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فاسفورک ایسڈ چاول میں نہیں دینا چاہیے، لیکن میں نے خود اس کو اپنے چاول کے کاشت پہ کروایا ہے۔ ماشاءاللہ چاول میرا بہت، ابھی میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا، تقریباً اس وقت آج وہ 24 ڈیز کا ہو گیا ہے اور بہت شاندار کھڑا ہوا ہے۔ ہر بندہ اس کو پوچھتا ہے کہ اس میں آپ نے کیا کیا، کیسے کیا۔ تو دوستوں بات یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ ایسا جڑے رہیں۔ تو آگے ہم ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جلدی حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں، خوشحال رہیں، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔